नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर हरदोई से, जहां पे बल्लौर हाईवे पर सांडी थाना क्षेत्र के लमकन के पास सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बारातियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में बस में सवार 11 बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। जी आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस चालक फोन पर बात कर रहा था। उसी दौरान वाहन संतुलन खो बैठा और बस सीधी खाई में जा घुसी। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलता ही आपको बताते हैं कि सीओ बलराम रवि प्रकाश सिंह और सांडी थाना पुलिस तथा फोर्स मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस बांगरमऊ से अरवल थाना क्षेत्र के दहेलिया गांव बारात ले जाने के बाद वापस लौट रही थी। लौटते समय लमकन के पास ये हादसा हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बस बांगरमऊ से शादी से वापस आ रही थी, उसे डहेलिया जाना था। अचानक रोड से नीचे उतर जाने के कारण कुल 11 लोग घायल हो गए। सभी खतरे से बाहर हैं, मामूली रूप से घायल हुए हैं। सभी को उपचार सीएचसी हरपालपुर लाया गया है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर बदायूं से, जहां पे बिलसी थाना क्षेत्र के गांव जिनौरा में रहने वाला 15 वर्षीय शिवम पुत्र विनोद कल शाम के समय अपनी बहनोई मनोज निवासी सोई बनकर थाना सिविल लाइन का गन्ना तुलवानो और बिसलौरी थाना क्षेत्र के रानेट युद्ध शुगर मिल पर गया था और वही फैक्ट्री में गन्ना तुलवाते समय उसके बहनोई ने ट्रैक्टर आगे बढ़ाया और इसी बीच ट्रॉली पर ऊपर बैठा शिवम झटके से नीचे गिराया और उसकी गिरते ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिवम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हो? जिनौरा के। क्या मामला है जो बेटे की ट्राली से गिरकर मौत? वो मतलब हमारा गन्ना जा रहा था। आपका या आपके दामाद? हाँ, हमारे दामाद का गन्ना जा रहा था। ये लड़का ऊपर बैठा था तो दामाद ने ट्रैक्टर बढ़ाया, लड़का नीचे गिर गया। अच्छा, मौके पे ही मौत हो गई? मौके पे ही मौत हो गई। अच्छा, ये घटना कहाँ की है? ये रायगढ़ बिसौली। वो ये तो शुगर मिल? हाँ। अच्छा, क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम शिवम। एसआईआर सर्वे को लेकर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने शुक्रवार को कलेक्टर परिसर स्थित पन्नालाल सभागार में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी साझा की। जी हां, उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर सहित जिले के सभी तहसील में हेल्पिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां कोई भी नागरिक जाकर एसआईआर सर्वे से जुड़ी समस्याओं का समाधान और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। बता दें कि डीएम ने बताया कि सर्वे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने उद्देश्य हेतु ऑनलाइन माध्यम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोग निर्धारित वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। इस कार्य में किसी भी स्तर पर दिक्कत आने पर हेल्प डेस्क पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मदद के लिए तैयार रहेंगी। उन्होंने कहा कि बीएलओ को सर्वे महत्वपूर्ण भागीदार बनाया गया है। प्रशासन की टीम उनके साथ लगातार एक्टिव मोड में काम कर रही है ताकि घर घर जाकर सर्वे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके। इसी क्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान अन्य कर्मियों के लिए प्रेरणा का कार्य होगा। डीएम गौरांग राठी ने गर्व की बात से बताया कि एसआईआर मैपिंग कार्य में उत्तर प्रदेश में उन्नाव ने पहला स्थान हासिल किया है, जो कि जिले की पूरी टीम, प्रशासन और जनता के सहयोग से संभव हो पाया है। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि एसआईआर सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग अपने दस्तावेज और सूचनाओं को सही सही दर्ज कराने में सहयोग करें ताकि किसी को भी आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या न हो। लोगों ने मैपिंग करी थी, प्रोजनी करी, जिसमें काफ़ी हद तक हम लोग को मिल गए थे। उसके बाद फिर जब हम लोग को लिस्ट ये फॉर्म मिले, फॉर्म में पहले हम लोगों ने भी यही जो मैपिंग वाले थे उनको पहले 2 या 3 वाले भर लिए थे हम लोगों ने घर पे ही बैठ के।
फिर उसके सब महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं के प्रॉपर माता पिता का नाम पूछना तो उन्हीं से पूछना पड़ता था और किसी को पता ही नहीं था। तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, बार बार उनके घर जाना पड़ता, कभी मिल रही, कभी सुबह नहीं मिल रही, कभी दोपहर में नहीं मिल रही, तो पूरा टाइम इसी में लग जाता था। और बाकी सब तो प्रोसेस वही जो सर बताया था। हाँ, और सबसे SIR में प्रस्तावना रखी गई है तो BLO को सम्मानित किया, क्या कहना चाहिए? जैसा कि आप सभी अवगत हैं, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, वह 4 नवंबर 2025 से उसका पहला चरण, कई चरणों में होना है, 4 नवंबर से 7 फरवरी 2026 तक होना है। उसका पहला चरण 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा और वो प्रक्रिया के अधीन है। वर्तमान में जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, एन्यूमरेशन फॉर्म के मायने आप सभी जानते हैं, जिसमें मतदाता की सूचना BLO के माध्यम से कलेक्ट हो रही है या फिर ऑनलाइन भी वो डायरेक्ट अपना फिल करके दे रहे हैं। ऐसे 23,25,053 मतदाता उन्नाव के, उनसे अप्रोच करके उनको फॉर्म उपलब्ध करा गए 2 प्रतियों में, और अब वो फॉर्म उनसे कलेक्ट करके उनको ऑनलाइन करा जा रहा है BLO के माध्यम से, और हमारे जागरूक मतदाता ऑनलाइन डायरेक्टली भी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया इस समय चल रही है। अभी फिलहाल करीब 8,12,000 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन, इसे हम बोलते हैं, कि फॉर्म कलेक्ट करके जिनका ऑनलाइन हो गया है वो किया जा चुका है और बाकियों का तेजी से ये कार्य किया जा रहा है। अभी एक बार प्रक्रिया के बारे में जो कुछ संशय हैं, कुछ जानकारियाँ, वो मैं साझा कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी वर्तमान क्या प्रगति है उस पर आपसे बातचीत कर लूँगा। तो इसमें 3 तरह के जो डाउट्स हैं वो मन में, जो हमारे मतदाता हैं जब फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आते हैं, वो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा। BLO के माध्यम से भी लगातार हो रहा है, पर चूंकि संचार का माध्यम मीडिया के माध्यम से और तेज़ी से फैलता है, तो आपके माध्यम से मैं वो क्लियर कर देता हूँ। पहला ये है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसको भरने में हमारा जो BLO है वो पूरी तरह से ट्रेंड है, तो वो हर व्यक्ति को, अगर उनको फ़ोन करते हैं या उनसे मिलते हैं, तो आराम से उनको फॉर्म फिल कर सकते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए मात्र 4 जानकारी व्यक्ति को चाहिए अपने बारे में। अगर वो जानकारी उनके पास है तो कोई भी व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकता है। एन्यूमरेशन फॉर्म में जो ये 4 जानकारियां हैं, वो स्वयं का नाम है, माता पिता का नाम है, क्या उनका पता है ये है, और उनकी जन्म तिथि है। बाकी सारी जो इसमें जानकारियां हैं, जैसे कि एपिक नंबर, ये वैकल्पिक है, माता पिता का एपिक नंबर वैकल्पिक है, आधार नंबर वैकल्पिक है, ये सारी वैकल्पिक जानकारियां मांगी गई हैं। अगर नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट फॉर्म का ये है कि 2003 में उनके माता पिता या जो उनके दादा दादी हैं उनका नाम है कि नहीं। यदि उनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। 70% से ज़्यादा मतदाताओं का हमारे BLOs मैपिंग कर चुके हैं। मैपिंग मतलब व्यक्तियों का नाम या उनके सगे संबंधी का नाम, जो मैंने संबंधियों के नाम लिए, उनके नाम वो 2003 की सूची में ढूंढ चुके हैं। मात्र 30% मतदाता ही हमारे ऐसे बचे हैं जिनका नाम अभी हम 2003 में लोकेट नहीं कर पाए। तो यदि वो 30% के बारे में पहले बात करें, तो अगर उनको पता है कि उनका नाम कहाँ था उनके माता पिता का या दादा दादी का, तो वो बता सकते हैं। ऑनलाइन ढूंढने की सुविधा है। भाग संख्या पता है तो भाग संख्या के माध्यम से, केवल नाम पता है तो नाम के माध्यम से भी ढूंढा जा सकता है। तो ये विकल्प है। यदि फिर भी नहीं मिलता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉलम को उसको काट के केवल साइन करके, स्वयं के साइन या घर में कोई भी वयस्क साइन कर दे, वो साइन करके वो सिंपल अपना फॉर्म BLO को दे सकते हैं या ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उनका एन्यूमरेशन फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा और वो 9 दिसंबर को जब हम लोग सूची प्रकाशित करेंगे तो उनका नाम उसमें होगा। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया रखी गई है निर्वाचन आयोग द्वारा कि केवल और केवल 4 जानकारी, और थोड़ी बहुत जानकारी अगर और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो BLO पूरी तरह से वो फिल कर सकते हैं। और फिर भी नहीं मिलता है तो भी वो फॉर्म फिल करके आपका नाम माना जाएगा। अब जो मैप्ड हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। मैप्ड का अर्थ है कि 2003 की सूची में उनका स्वयं का, अगर स्वयं का नाम है तो किसी का भी नहीं चाहिए। यदि सगे संबंधियों का नाम है, माता पिता या दादा दादी का, तो उनकी जो 2003 में ऑलरेडी 70% की जो मैपिंग कर चुके हैं, तो उनसे किसी प्रकार का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। यहाँ मुझे यह भी बताना है कि उन्नाव में जो ऑनलाइन मैपिंग की है वो प्रदेश में सर्वाधिक है, तो हमारे मतदाताओं को सर्वाधिक सबसे कम समस्या होगी अपने डॉक्यूमेंट देने। 9 दिसंबर के बाद भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जिनका नाम मैप नहीं हुआ है तो वो लोग आराम से अपना जो फॉर्म है, वो फॉर्म जो डॉक्यूमेंट में अपने फॉर्म अपना दे चुके हैं वो 9 दिसंबर तक,
और जो डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जाएगा केवल और केवल उनकी जन्म तिथि जो प्रमाणित करते हुए 12 तरह के हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो उनसे मांगा जाएगा। 1987 से अगर कोई पहले पैदा हुआ है तो उनको कोई वो प्रूफ नहीं देना। 1987 से 2004 के बीच में है तो उनको अपना एक 12 जो डॉक्यूमेंट है विभिन्न प्रकार के उनमें से कोई एक देना है। और 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो माता पिता दोनों का देना होगा। 87 से 2004 के बीच में माता या पिता और अपना किसी एक का देना होगा और अपना देना होगा। तो ये व्यवस्था है। तो ऐसे में ये जो मैंने डिटेल में बताया है इससे आपको ये जानकारी मिली होगी कि बहुत सिंप्लीफाइड व्यवस्था है और किसी का भी इसमें ऐसा स्कोप गलत होने का नहीं है। तो जितना जल्दी फॉर्म, पहली बात ये कहनी है कि जितना भी जल्दी फॉर्म वो संपर्क करके दे दें या ऑनलाइन माध्यम से फिल कर दें तो ये प्रक्रिया आराम से पूरी की जा सकती है और उसको अपने पास मतदाता फॉर्म को ना रखें, जल्दी फिल करके दे दें, डरे ना किसी प्रकार से। दूसरी बात यह है कि बाई चांस किसी भी कारण से कोई मतदाता वर्तमान में नहीं है, हमने फॉर्म घर पे गए, 3 बार बीएलओ घर पे गए, नहीं मिला, तो जो सतत प्रक्रिया चलती रहती है चुनाव आयोग की, फॉर्म 6 के माध्यम से वो नाम बाद में भी जोड़ा जा सकता है। कुछ त्रुटियां हैं, फोटो गलत है इत्यादि हैं, वो बाद में भी की जा सकती है फॉर्म 8 के माध्यम से। और अगर वो यहाँ नहीं रहता और उसका नाम हटना चाहिए वो फॉर्म 7 के माध्यम से। केवल और केवल फर्क इतना है कि इस अवधि का लाभ ये है कि बीएलओ स्वयं जाके, चुनाव आयोग स्वयं जाके संपर्क कर रहा है व्यक्ति से, उनके फॉर्म घर बैठ के ले रहा है, कई बार जा रहा है। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब ये समय अवधि खत्म हो जाएगी तो फिर मतदाता को ये काम स्वयं करना होगा, ऑनलाइन के माध्यम से या फिर फिजिकल माध्यम से। केवल और केवल फर्क इतना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मतदाता के लिए कि वो स्वयं से जितनी भी त्रुटियां उनको लगती हैं, नाम सही नहीं है, फोटोग्राफ सही नहीं है, जो पता है उसमें कोई त्रुटि है, वो सभी ठीक करवाई जा सकती है। और अगर जो बोगस एंट्रीज हैं, किसी की मृत्यु हो चुकी है, अब वो यहाँ पे नहीं रहते, वो भी त्रुटियां ठीक करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा 3 और मुख्य तरह के संशय हैं जो मतदाताओं के मस्तिष्क में आते हैं। पहला ये है कि जो हमारे फॉर्म 6, 7 और 8 हैं वो अगर एक बार नाम कट गया तो क्या हम दोबारा नहीं भर पाएंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा और 7 फरवरी को फाइनल पब्लिकेशन होगा। तो 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, कोई भी प्रश्न का अगर उनके मन में संशय है वो दूर करने का अच्छी खासी अवधि होगी। उसमें सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं। एक और इसमें प्रक्रिया की गई है, एक और प्रावधान किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, वो बूथ लेवल एजेंट का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा हमारे जो 2501 बूथ हैं उनमें 5000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट कार्य कर रहे हैं। तो वो बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से भी अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, कोई संशय दूर कर सकते हैं। और चूंकि वो वहीं के ही हैं और उनसे लगातार बात होती है तो वो इनके माध्यम से भी अपनी जो बात है वो रख भी सकते हैं और अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं, उसमें भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बाकी विभिन्न प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए हमने सबसे पहले एक FAQ बनाया है जिसमें समान प्रश्न और हल हैं उसके, जो जैसे कि एक प्रश्न मैं आपके बीच में रखूं कि जिन निर्वाचकों का गणना फॉर्म प्राप्त नहीं होगा उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं होगा या नहीं, तथा इसकी जानकारी पोर्टल पर प्राप्त होगी या नहीं। तो सिंपल सा उत्तर है कि जिन निर्वाचकों का गणना पत्रक प्राप्त नहीं होगा उन्हें एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड रिपोर्टेड के रूप में बीएलओ द्वारा पड़ोसी से जांच कर चिन्हांकित कर सूचीबद्ध किया जाएगा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन के समय। खबर लखनऊ से, जहां पे बाट माह विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज की गई बैठक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सनादन के न होने पर कई मांगों को लेकर की गई बैठक में विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रक द्वारा निरंतर स्वच्छाचारी और उत्पीड़न आदेश जारी किए जा रहे, जो विभाग के अधिनियम तथा नियमावली के विरोध होने के साथ ही व्यापारियों तथा निरीक्षक स्वर्ण को उत्पीड़न करने वाले, जिसे लेकर बाट माह विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी बैठक की है। जी आपको बता दें कि आज बाट माह विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी बैठक की और कई मुद्दों पर वार्ता और न्यूनतम आदेशों के क्रम में विभाग के ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को भी प्रारंभ किया गया। साथ ही विभाग में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की गई, जो निरीक्षक के कार्य प्रकृति के विरुद्ध बताया गया। विभाग द्वारा कोई भी फोन, कैमरा, गैजेट उपलब्ध नहीं कराया गया है और निरीक्षण सत्यापन में 2 फोटो जियो टैगिंग के साथ अनिवार्य किया गया है। दूर दराज के क्षेत्र में सिग्नल की समस्याओं के साथ निरीक्षक की कार्य प्रवृत्ति के अनुसार न तो पेट्रोल पंप पर फोन का प्रयोग किया जा सकता है और कई व्यापारिक संस्थान व्यक्तिगत मोबाइल की अनुमति नहीं देते हैं। विजय कुमार मिश्रा महासचिव द्वारा बताया गया है कि 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्वीकार नहीं है। दूसरा मुद्दा है जो सत्यापन कर होता है उसे फोटो मांगी जा रही है, लेकिन संसाधन नहीं है और आज तक ना कोई मोबाइल दिया गया है और आप ऐप बनाया जा रहा है जिससे लोकेशन भी ट्रेस हो जाएगी और उसके बाद अधिक स्वीकार किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा है 15(4) और ये दिया गया है सीआरपीएफ के अधिनियम काम करने, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि हमारा नियंत्रक हमारा हस्तक्षेप कर सके। आखिर बात यह है कि बता दें कि हम लोग जब कोई सभा करना चाहते हैं तो धमकी दी जाती है, अगर कोई भी आम सभा की हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वेतन रोक दिया जाएगा। हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। एसोसिएशन की पार्ट की जो बैठक हो रही थी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? मैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर एसोसिएशन फूल सिंह वर्मा हूँ। हमारी जो मेन समस्याएं जो हैं, जो भौतिक संसाधन और भौतिक रूप से कर पाने की स्थिति, एक हमारा बीएस सिस्टम है जो अटेंडेंस के लिए है। हमारा कहना है कि वो जो आधार इनबिल्ट है, आधार से हटा करके आपके पास दो रास्ते और भी हैं। पहला रास्ता है कि आप मानव संपदा पोर्टल का जो आईडी दिया गया है उस आईडी से कर लीजिए, या इंडिपेंडेंट आई कार्ड बनवाते हुए उन आई कार्डों से हमारी हाजिरी लगवाई जाए, क्योंकि आधार में हमारे अकाउंट्स होते हैं और किसी के साथ अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेदारी कहीं भी किसी के पक्ष में नहीं लिखी गई है। या तो कोई जिम्मेदारी दे दे कि हाँ भाई आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी भरपाई यहाँ से होगी। हम लोग जो आते हैं एक बेस्ट रूप में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम वो भौतिक संसाधनों को लेकर के काम करना चाहते हैं जो प्रेजेंट हों। हमारे पास संसाधन जीरो हैं और हमसे अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। दूसरा मुद्दा हमारा आ रहा है ई-तुलाइप, जिसमें हम कार्य करने में सक्षम हैं ही नहीं। रही बात फोटो डालने के लिए, तो हमारा जो पहले से जो सिस्टम ऑनलाइन चला रहा है उसमें तो हम फोटो डालते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम फोटो नहीं डालते हैं। किसी चीज का हम अगर सब भौतिक रूप से सत्यापन करने जाते हैं तो उसकी फोटो बिना डाले प्रमाण पत्र आज जनरेट हो ही नहीं रहा है विभाग का। सर, आपका एक प्रश्न ये है, जब व्यापारियों की आईडी पासवर्ड निरीक्षकों के पास उपलब्ध नहीं होते तब ऑनलाइन प्रतिक्रिया के लिए निरीक्षक को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? विभाग हर चीज में हमको डंडा दे रहा है। बस हम विभाग के अगेंस्ट नहीं है। आईडी पासवर्ड यहाँ तक की समस्याएं आती हैं, ना उनके पास आईडी है ना पासवर्ड है। आईडी पासवर्ड स्वयं बनाना हमारा कार्य नहीं है और फिर भी अगर हम बनाते हैं तो उसका एक ओटीपी जाता है उनके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी देने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं और भाग खड़े होते हैं। सबसे दूसरी बड़ी समस्या यही है, हम जो है सत्यापन मुद्रांकन के लिए हैं। किसी भी सिस्टम में निरीक्षक वर्ग होता है, भौतिक रूप से उन चीजों को सही रखा जाए, ना कि सही करने के लिए हम फैसिलिटी दें। हमारा जो काम मुख्य रूप से है वो सत्यापन मुद्रांकन का है। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है, मैं लीगल मेट्रोलॉजी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महासचिव। सर, आज बैठक हुई है, किस मामले पे चर्चा हो रही, क्या मांग? ये मामले 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि फील्ड अधिकारियों के लिए अधिकांश विभागों में ये उन्मुक्त है। फील्ड अधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वो बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली को लागू कर सके, क्योंकि कार्य की प्रकृति ऐसी है कि हमको दिन से लेकर रात तक काम करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे सुबह हो या शाम, हम लोगों के लिए पहुंचना संभव नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि इसमें हमारे यहाँ एक सत्यापन कार्य होता है वेट्स एंड मेजर का। उसमें समस्या यह है कि वो लोग फोटो मांग रहे हैं जियो टैग, ठीक है ना। हम लोगों के पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। आज तक कोई भी हमको मोबाइल नहीं दिया गया है और अब एक ऐप बना रहे हैं जिससे हमारी पूरी लोकेशन ट्रेस होती चली जाएगी। तो हम लोग उसको ये जो ई-तुला के नाम से है वो उसको अस्वीकार कर रहे हैं। ये कि हमारी मांग है कि वो किसी भी तरीके से लागू न किया, उससे हमारी जो है व्यक्तिगत निजता का हनन हो जाता है और किसी भी समय हम उनकी पकड़ में रहते हैं। पकड़ में क्या रहते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो प्रभावित होती है। और तीसरा मुद्दा है कि इन्होंने नियम विरुद्ध जो है जो निरीक्षण है, हमारे यहाँ जो अधिनियम है उसमें 15(4) में ये दिया गया है कि हमको सीआरपीसी के अधीन काम करना है। तो सीआरपीसी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हमारा नियंत्रक उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो सीआरपीसी में उन्होंने ये संशोधन कर दिया है अपने आप से, जो वो नहीं कर सकते। उनको एक्ट में ये पावर नहीं है कि वो सीआरपीसी पे कोई भी संशोधन कर सके कि प्रत्येक निरीक्षक जब फोटो इंस्पेक्शन करेगा तो उसकी फ़ोटो अपलोड करेगा।
तो ये बिल्कुल से नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। और चौथी बात यह है कि जब हम लोग कोई भी ऐसी आम सभा वगैरह करना चाहते हैं तो हमारे उच्चाधिकारी हमारे सदस्यों को धमकियां देते हैं कि अगर आपने आम सभा में भाग लिया तो हम आपके खिलाफ वेतन रोक देंगे, कार्रवाई कर देंगे। इस तरीके की आम धमकियां, इसलिए आम सभा पहले 21 को रखी गई थी और आज पहले ऑफिस में रखी गई थी और ऑफिस में अनुमति न मिलने के कारण अब आज यहाँ पे होटल में रखनी पड़ी। इस तरह के जो निर्णय लिया जा रहा है, क्या उसमें आर्थिक शोषण नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोगों को यहाँ का जो पेमेंट करना पड़ेगा, जो लोग दूर दूर से आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा आर्थिक भार है। लेकिन फिर भी चूंकि सदस्यों को अपनी बातें रखनी है और वैसे भी अगर अपनी बात नहीं रखने देते हैं तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बिल्कुल हनन है उच्चाधिकारी। इससे लेके क्या सरकार से कोई वार्ता हुई? से अभी हमारी 21 तारीख को उन्होंने समय दिया था, वार्ता हुई है, उन्होंने हमारी सारी मांगों को अस्वीकार कर दिया है, ये कहते हुए कि आप लोग तो हर चीज का विरोध करते हो, जबकि समस्याएं हम लोगों की बिल्कुल व्यवहारिक और जमीनी है। खबर अमरोहा से, जहां पे पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में यातायात माह 2025 के अंतर्गत थाना सदनगली पुलिस द्वारा शंकर स्कॉलर्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राम मेहंदीपुर में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को सड़क पार करने के नियम, हेलमेट, सीट बेल्ट का महत्व, ओवर स्पीडिंग और स्टैंड ड्राइविंग के खतरे तथा दुर्घटना से बचाव की महत्वपूर्ण उपाय सरल तरीके से समझाया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम द्वारा विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, OTP शेयरिंग, सोशल मीडिया सुरक्षा और साइबर सतर्कता के बारे में जागरूक किया गया ताकि वो स्वयं से सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी जागरूक कर सके। कार्यक्रम के यातायात नियमों का आधारित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया और अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं ने फर्स्ट माही और सेकंड जुबेर और थर्ड दिव्या ने पुरस्कृत कर उनका उत्सवर्धन बढ़ाया गया। खबर जसपुर से, जहां पे उत्तराखंड प्रदेश में लगाई जा रही स्मार्ट विद्युत मीटर के नाम पर फैलाई जा रही भ्रमित के संसाधनों के नियंत्रण को लेकर विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कैंप का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है, जिसके तहत आज जसपुर नगर के ठाकुर द्वार मार्ग प्रयाग वाटिका के सामने लक्ष्मी नगर कॉलोनी और साई कॉलोनी वासियों के विद्युत शिकायतों के निराकरण हेतु SDO शैलेंद्र सैनी के निर्देशन में शिविर का आयोजन किया गया। विद्युत विभाग द्वारा एक कैंप लक्ष्मी नगर और साई कॉलोनी के निवासियों की सुविधा हेतु स्मार्ट मीटर के संबंधित समस्याओं के निराकरण करने के लिए लक्ष्मीनगर कॉलोनी में प्राप्त 10 बजे से 2 बजे तक लगाया गया, जिसमें विद्युत विभाग के SDO शैलेंद्र सैनी और AIR दिव्या पांडे, JE मोहम्मद दानिश, स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के अवनीश चौहान, अंकित जी और अविनाश मौर्य उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर शिविर में ही निराकरण कराया गया। विद्युत वितरण खंड जसपुर के अंतर्गत लक्ष्मी नगर में आज एक कैंप लगा है। ये कुछ समय से पब्लिक की समस्याएं आ रही थी स्मार्ट मीटर को लेके, कुछ भ्रांतियां हैं, तेज़ चल रहा है या कुछ इस तरह का जो भ्रांतियां हैं, उनके निराकरण के उद्देश्य से विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देशन में आज यहाँ लक्ष्मी नगर में कैंप लगाया गया है। और कुछ समस्याएं हमारे पास में अभी आई हैं, जैसे कि 2 समस्याएं आई थी कि उसमें मीटर तेज़ चल रहा है। उनको ये लग रहा है कि पुराने मीटर और नए मीटर में खपत में अंतर है, जबकि अभी तक कोई ऐसी हमने जहाँ भी जांच की है, अभी तक कोई ऐसी समस्या वास्तविक रूप से हमें नहीं मिली है। लेकिन अगर उपभोक्ता की शिकायत है तो हमने उसका निराकरण करने के लिए अभी दोनों कंज्यूमर के यहाँ पर पुराना मीटर ही लगाते हुए और उनको हमने एश्योर किया है कि हम आपको खपत दोनों की चेक कराएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ फ़र्क मिलता है तो उसके अनुसार उसके समाधान की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। और ये अगले अभी और भी कैंप हैं, आज एक है, उसके बाद में
27 तारीख को 29 तारीख को भी और कैंप हमारे लगाए जाने हैं जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत। तो कैंप के माध्यम से उपभोक्ता की हर प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान के लिए ही कैंप अरेंज किया गया है। जो कुछ ये बिलों में देरी ज़रूर हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे वो सभी बिल अपने निरंतर रूप से निर्गत होने लगे हैं और बाकी जो समस्याएं शेष हैं उनका भी निराकरण जल्दी किया जाएगा। खबर रामनगर से, जहां पे छोई मांस प्रकरण में एक माह से फरार चल रहे मुख्य आरोपी मदन जोशी ने मंगलवार को, जी बता दें कि सुबह रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया और हाईकोर्ट के निर्देशों को लगातार बढ़ते हुए कानून दबाव के बीच आखिरकार मदन जोशी को सरेंडर करना पड़ा। मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे आरोपी मदन जोशी स्कूटी पर सवार होकर कोतवाली पहुंचे। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कोतवाली गेट पर पहले से ही मौजूद था और वो आरोपी मदन जोशी के पक्ष में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। गौरतलब है कि कई दिनों से पुलिस की निगरानी, दबिश और कोर्ट कार्रवाई तेज थी, जिससे आरोपी पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ जा रहा था। लंबे समय से फरार चल रहे मदन जोशी की गिरफ्तारी न होने पर मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था, जहां स्पष्ट संकेत दिए गए थे कि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। काफी समय से पुलिस के पकड़ से बाहर चल रहे मदन जोशी के आत्मसमर्पण के बाद अब मामले में जांच की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर प्रकरण की और पहलुओं की तक पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि मदन जोशी को आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी जांच की जा रही है। रामनगर में हुई, आपको बता दें कि छोई क्षेत्र में 23 अक्टूबर को हुई घटना में बरेली की मीट के लेकर की जा रही पिकअप चालक नासिर हुसैन को भीड़ से घेरकर गंभीर रूप से पीट दिया था। भीड़ ने न केवल नासिर पर हमला किया बल्कि उसकी पिकअप में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था। इस घटना के बाद नासिर और पत्नी नूरजहां की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की और अब तक पुलिस इस मामले में लगभग 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आरोपी मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका को बीते सोमवार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन मंगलवार सुबह उन्होंने पुलिस से बचते हुए खुद रामनगर कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकरण में अब तक करीब 5 नामजद समेत लगभग 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो मंडल अध्यक्ष ही नहीं थे, वो चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। कानून, हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से हम सारे काम करेंगे। हमारे ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। हम तो बात केवल उस समय भी जब कुछ लोगों ने छापा था कि विधायक जी कोर्ट में भी वो बात आई है शायद, लेकिन हम केवल इसलिए आए थे कि नियमानुसार होना चाहिए। हमने कभी कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और आज मदन ने समर्पण किया है थाने में आकर, अच्छी बात है। उन्होंने भी कानून का साथ दिया है, कानून के तहत चले हैं। आगे जो प्रक्रियाएं चलेंगी वो कानूनी चलेंगी, उसके लिए हम सब तैयार हैं। खबर चंदौली से, जहां पे दवा व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से हत्याकांड साजिश के 3 मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जमीनी विवाद में रोहिताश पाल को उतारा गया था मौत की घाट। गोली चलाने वाले शूटर हत्या के बाद चल रहा था फरार। 18 नवंबर को आपको बता दें मुगल सराय थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या की घटना के खुलासे को लेकर पुलिस पर थे काफी दबाव। करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिली थी सफलता। हत्याकांड में अन्य आरोपियों के भी नाम आए सामने। पुलिस ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से किए तेज गुहार। वहीं एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है जानकारी।
18 तारीख को मुगलसराय थाना क्षेत्र में रोहिताश पाल जैसे ही अपनी दुकान बंद कर रहे थे रात्रि में, लगभग 10:35 पे एक व्यक्ति पीछे से आया है, उसके द्वारा उन पे फायर किया गया, जिससे रोहिताश पाल की वहां पे मृत्यु हो गई। इस घटना में तत्काल 302 का मुकदमा लिखा गया था। इस घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया था। साथ में लगभग 300 से ऊपर CCTV फुटेजेस अभी तक देखी जा चुकी हैं। विवेचना अभी प्रचलित है। अभी तक की जो विवेचना हुई है उसमें ये जानकारी आई है कि 3 जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल और भानु जायसवाल, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा एक कन्हैया टॉकीज की जो प्रॉपर्टी है, इस पे लगातार जो मृतक है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। कुछ थ्रेट्स भी उसको आए थे। इसमें हम लोगों के पास पर्याप्त साक्ष्य, जिसमें बयान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इसके आधार पर अभी तक की विवेचना में इनका रोल सामने आया है और इनके द्वारा प्लानिंग करवा के इस घटना को करवाया गया है। इस विवेचना में जो और षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। विवेचना भी प्रचलित है। साथ ही साथ इसमें जो शूटर्स हैं उनके लिए हमारी टीम लगातार लगी है। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाएगी। शूटर्स अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जो गिरफ्तार हुए वो बता रहे हैं कि ये फर्जी फंसाया गया है हमको। तो देखिए, पर्याप्त साक्ष्य आपको बताया गया है, उसके आधार पे ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहानी क्या निकल के आई, जो हत्याकांड अंजाम दिया गया, इसमें मोटिव क्या निकल के आया? मोटिव क्लियर है। इसमें कन्हैया प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया है। लगातार इस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। इसमें जो मृतक है इनके द्वारा एक कोर्ट में भी मुकदमा किया गया था, जिसमें कोर्ट में जो बेनामा हो रखा था उसकी कैंसिलेशन के लिए इन्होंने मूव कर रखा था। और यही पूरी अभी तक जो जानकारी आई है, इन्हीं के द्वारा पूरा प्लानिंग करवाया गया है इनके रास्ते से इनको हटाने के लिए, और इसलिए पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। ऐसी भी संभावना जा सकती है कि जो हत्यारा है वो गिरफ्तार होगा तो कुछ नया भी निकल कर आ सकता है सामने। देखिए, पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आपको जो भी चीजें होंगी और जैसे ही बाकी कार्रवाई होगी उसमें आपको संज्ञान में डाली जाएंगी। परिवार को धमकी की बात आ रही, तो क्या ये धमकी में यही लोग शामिल थे कि कुछ और भी रैकेट शामिल? देखिए, अभी तक वही बताया मैंने, पर्याप्त एविडेंसेस, जिसमें साक्ष्य, जिसमें स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इन तीनों के आधार पर इनको जेल भेजा जा रहा है। और बाकी रही परिवार की बात, उनको परिवार को लगातार सुरक्षा दी जा रही है और जो अन्य षड्यंत्रकारी हैं या शूटर्स हैं उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी। खबर सीतापुर से, जहां पे सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे की मां की हुई मौत। जी हां, बेटे को बता दें गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर बाइक सवार मां बेटे को कुचला। जी हां, लखनऊ से बाइक पर सवार होकर तालगांव शादी समारोह में जा रहे थे मां बेटा। अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मां को किया मृत घोषित। बेटे का उपचार जारी है। जनपद के मानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सवाजपुर से, जहां पे पाली मार्ग पर दिल दहला देने वाली सड़क हादसा आया। जी हां, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से पेट्रोल पंप के सामने हो गए। जब बता दें कि जिस तरह से सवाजपुर में पचदेवरा थाना क्षेत्र के अनंगपुर में पाली मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। गन्ना लदे ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसा इतना भयावह था कि मोटरसाइकिल पर पटचक्के उड़ गए और घटनास्थल पर चारों ओर चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते आसपास में लोग सैकड़ों की संख्या में जमा हो गए। मृतक की पहचान विशाल सिंह पुत्र ओमवीर सिंह निवासी के रूप में हुई है। वहीं हादसे में शिव पुत्र और उदयवीर सिंह और रितेश सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया है। थाना प्रभारी पचदेवरा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर चालक की भूमिका और घटना की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर तेज रफ्तार और ओवर लीडिंग वाहनों की वजह से दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है।
खबर हरदोई से, जहां पे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जी हां सामने आया है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने 164 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, पुलिस कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 164 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं और ये सभी पुलिसकर्मी विभिन्न थानों एवं शाखाओं में 2 वर्ष से अधिक समय से लगातार तैनात थे। एसपी द्वारा की गई व्यापक कार्रवाई मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता, जवाबदेही और तटस्थता को और मजबूत करना है। लंबे समय से कार्यशाला में तैनात और कारण के कार्य प्रभावशीलता और असर पड़ता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द अपनी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तबादलों की यह सूची जारी होने के बाद पुलिस लाइन से लेकर थानों तक हलचल तेज हो गई है। वहीं आमजन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था को और बेहतर होगी। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा भी पुनर्संरचना और आंतरिक फेरबदल किए जा सकते हैं, ताकि जनपद में कानून व्यवस्था को सर्वोत्तम स्तर पर बनाए रखना हो सके। खबर मुरादाबाद से, जहां पे चोरी का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया। जी हां, मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में फवारा चौक के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को कल रात के अंधेरे में चोर उखाड़ ले गए। रात के अंधेरे में शातिर बदमाश द्वारा इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एटीएम चोरी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। चारों तरफ इस चोरी की चर्चा हो रही है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी की इस घटना को छानबीन शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आ रहा है कि वारदात में 4 से 6 लोगों को गिरोह शामिल हो सकता है। पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी और हर जगह चेकिंग की जा रही है। घटना की जानकारी सुबह हुई जब स्थानीय लोग ने एटीएम का शटर खुला देखा और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई और मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने घटना के संबंध में बताया कि रात्रि के समय चोर पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। जिसकी गाड़ी में एटीएम मशीन को रखा गया है, उसका नंबर ट्रेस करके गहन छानबीन की जा रही है। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है और बहुत ही जल्द घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्त में कर लिया जाएगा। बदमाशों द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर एटीएम चोरी की इस घटना की पुलिस ने खुली चुनौती दी है। शहर के पास चौराहे पर जहां हर वक्त चहल पहल रहती है, वहां चोरों द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने पुलिस के लिए खुली चुनौती है। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस घटना में कोई साक्षी मिले तो उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थोड़ी हमारी तेज रहेगी भाई। सर दिल रोड पर ठीक है सर, क्या घटना हुई है सर यहाँ पर? देखिए, कल रात में यहाँ जो सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में जो फवारा चौक है उसके आगे एक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। रात में कुछ बदमाशों ने इस एटीएम को यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं। इसके बारे में हम लोग के पास फुटेज वगैरह यहाँ पर काफ़ी मिला है और हम लोग उस गाड़ी में एटीएम ले गए हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं और कुछ पहले के भी इस तरह के लोग हम लोग के आधार पर तो हम लोग इसे जल्दी वर्कआउट करेंगे। खबर मिर्जापुर से, जहां पे विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी डायल 112 पर मिली है। जहां आपको बता दें कि धमकी देने वाला प्रयागराज का पुलिस ने धमकी देने वाले को पकड़ा गया। वहीं कहते हैं मिर्जापुर विश्व विख्यात आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी ने मिर्जापुर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। धमकी का खुलासा तब हुआ जब सोमवार देर रात 112 लखनऊ के कंट्रोल रूम पर एक अज्ञात कॉलर ने मंदिर को उड़ाने की चेतावनी दी। फोन कॉल के साथ ही यूपी पुलिस सिस्टम अलर्ट हो गया और मामले के शीघ्र प्राथमिकता पर लिया गया। वहीं धमकी मिलते ही भारी पुलिस बल, पीएससी और बम डिस्पोजल स्क्वाड तुरंत विंध्याचल के लिए रवाना हुए। रात होते ही विंध्यवासिनी मंदिर परिसर, अष्टभुजा धाम और काली खोह मंदिर संघन चेकिंग शुरू हो गई और हर कोना, हर गली, हर सीढ़ी, हर आसपास पूरे क्षेत्र के पुलिस ने खंगाल डाला। बम स्क्वाड ने उपकरणों की मदद से संवेदनशील स्थानों की तकनीकी जांच की। रात भर चले इस कार्रवाई के बाद सुबह होते ही दिन में पुनः व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मंदिर मार्ग, पार्किंग स्थल, घाट, पहाड़ी मार्ग और भीड़भाड़ वाले इस पूरे इलाके को दोबारा स्कैन किया गया। रात दिन दोनों चरणों में सुरक्षा जांच को अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इसी बीच सर्विलांस और साइबर टीम ने तेजी दिखाते हुए धमकी देने वाले संदिग्ध को लोकेशन ट्रेस कर और प्रयागराज से आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उसे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि धमकी के पीछे की मंशा क्या है, किसी नेटवर्क या साजिश की संभावना स्पष्ट तो नहीं हो सकता है। एजेंसियों किसी भी खतरे के हल्के
में लेकर साफ इनकार कर रही है। हालांकि मंदिर परिसर फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित और स्थिति नियंत्रण में है बताई जा रही है कि लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों का कहना है कि मंदिर में सुरक्षा का रवैया लंबे समय से ढीला रहा है और कई बार बिना जांच मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन मंदिर के सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं और इस लापरवाही को लेकर पहले भी आवाज उठाई है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। धमकी के बाद पहली बार प्रशासन ने पार्किंग प्रवेश द्वारा और पूरे क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग करवाई। पुलिस ने साफ निर्देश दिया है कि अब सुरक्षा जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही सामान्य है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अब भी हाई अलर्ट पर है। ये मामला लगातार अपडेट में है। और सर एक सूचना है विंध्याचल को लेकर, क्या है पूरा सूचना और क्या हो रहा है? देखिए, कल रात में जो है 112 पर एक सूचना आई जिसमें कॉलर ने बताया कि विंध्याचल मंदिर पर आतंकवादी हमला हो सकता है। उसी सूचना का तत्काल संज्ञान लिया गया। थाना विंध्याचल पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सभी लोग एक्टिवेट किए गए। उसमें जांच में ये आया है कि वो कॉलर प्रयागराज का रहने वाला है। तभी लोकल थाने संपर्क किया गया, उसको वेरीफाई कराया गया। जो कॉलर है वो अपनी माताजी के साथ रहता है तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जांच में यह आया कि उसका 20 साल से इलाज चल रहा है। संभवतः घबराकर उसने जो है 112 पर सूचना दे दी गई। इसी के क्रम में रात में भी, रात्रि में भी और दिन में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर पिकेटिंग कर जो है सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। जो विंध्याचल मंदिर है, अष्टभुजा मंदिर, काली खो, सभी मंदिरों पर एएस चेक टीम, पीडीडीएस चेक टीम और मिर्जापुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर के निर्देशानुसार सभी जगह हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। खबर हरदोई से, जहां पे सेंट जेम्स स्कूल के वार्षिक उत्सव संपन्न हो गया। जी हां, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रतिभाशाली छात्रों को किया सम्मानित। आज दिनांक 25/2025 को जेम्स स्कूल वार्षिक उत्सव के बड़े उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी हरदोई और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत प्रारंभिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके उपरांत विद्यालय में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य समूह, गायन, नाटिका, योग, विभिन्न कलात्मक प्रस्तुतियां के उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय में वर्ष भर आयोजित शैक्षिक, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मंच पर बुलाकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रसारित पत्र, मेडल और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के छात्रों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। उन्हें विद्यालय प्रबंधन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थित रही। समापन में प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों को सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।